अब्दुल अकबर शतराली साहब। जनाब स्पीकर, एक अहदुनाक, शर्मनाक, अजियतनाक वाक़या बलूचिस्तान में हो चुका है, जो आपके अलम में है। अखबारात में कई रोज़ से पहले भी बातें आ रही थी। एक आदमी के 5 बच्चियाँ ये एक सूबाई वज़ीर के प्राइवेट कैद खाने में बंद हैं, और ख़ातून ने फिर अपने बच्चों के बारे में ख़दशा ज़ाहिर किया, लोगों से अपील की, सूबाई हुकूमत से अपील की और मुतल्लक़ा हुकाम से अपील की, लेकिन उसका नतीजा ये नहीं निकला कि 2 बच्चों के साथ उस खातून को भी कत्ल कर दिया गया। और कल से वो लोग लाशों को उठाए धरना दे रहे हैं वज़ीर आला हाउस के सामने। जनाब स्पीकर, ये वाक़यात जो हुए हैं, यह हकीकत ये है कि आम आदमी इसको नहीं करता। ख़ातून ने जिस फ़र्द पर, खेतरान साहब जो वज़ीर हैं सूबाई, उस पर उन्होंने उंगली उठाया ही नहीं है, निशानदेही नहीं की है, बल्कि कुरान मजीद को हाथ में रख कर एक ख़ातून वो ये कह रही है कि मेरे बच्चे जो हैं उनके कैद खाने में हैं, नज कैद खाने में हैं, और वहाँ से उनको छुड़ा दिया जाए। और अब ये उसके दूसरे तीसरे रोज़ उस खातून को उनके बच्चों के साथ जालिमाना अंदाज में, अजियतनाक हालत में उनको कत्ल करके और कुआं में फेंक दिया गया है। जनाब स्पीकर, आप रूलिंग दे दें कि फौरी तौर पर इसके ख़िलाफ़ FIR होना चाहिए, इस बंदे को गिरफ़्तार करना चाहिए और इसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा, ये मुतालबा करूँगा कि देखें, मोहम्मद इब्न कासिम ने सिर्फ एक बहन की फरियाद पर, जनाब स्पीकर, वो सिंध में दाखिल हुए, राजा दाहिर के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद किया। आज हमारे माँ, हमारी बहनें शहीद हो गई और फिर कुछ बच्चे उनके वो इस वक्त भी कैद में हैं। लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं आपसे भी रूलिंग चाहूँगा कि आप सूबाई हुकूमत को ये रूलिंग दे दें कि फौरी तौर पर इसके कातिलों को गिरफ़्तार करके कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए इस तरह के जुल्म और ज़्यादती रूनामा न हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया जनाब। उनको देखे पर आप डॉक्टर शहनाज बलोच साहबा। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर। मैं भी यही बात करना चाह रही थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो दूसरा इशू है कि अभी कुछ दिन पहले माहल बलोच खातून के नाम से उसको वही जबरी गुमशुदगा में शामिल हो गई है। अब ये 20 साल से और यहाँ पे 5 साल से सरदार अख्तर जान मैंगल इसी काम के ऊपर काम कर रहे थे। इतनी मिन्नतें की, इतनी बातें की, इतनी वो बनी है कमेटियाँ, लेकिन क्या रिज़ल्ट है कि अब औरतों पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। अब लड़के सारे उठा के ले गए, औरतों की बारी है। क्या इस मुआशरे में हमें ये सिखाया गया है? क्या हमारे मुआशरे में औरत की यही हकूक़ है कि अब उनको अगवा किया जाए? तो ये तो चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। हम इतनी परेशानी के आलम में बलूचिस्तान के हवाले से, मुझे थोड़ा सा टाइम दे सर, मैं एक आपको रुदात सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप सब लोग सुन लें। मैं ज़ाती तौर पे 10 साल, मैंने 54 से 64 तक मेरी ये पैदाइश का टाइम है। 71-75 से मैं पंजाब गई MBBS करने के लिए। आप यकीन करने, मैं टाट के स्कूल से वहाँ पढ़ने गई। वहाँ जब उस वक़्त भी जाके मैंने देखा, और मैंने वहाँ, पंजाब ने मुझे पाला, लेकिन मैं सारा वक्त डरती रही कि कोई ये ना कहे कि मैं बलोच हूँ। देखें, अब मैं क्या बताऊँ आपको, जो डिफरेंस बलूचिस्तान और पंजाब का था, ज़मीन आसमान का। वहाँ जो मेरी सहेलियाँ थी या बैठते थे, वो कहते थे हमारा भाई कमिश्नर है, हमारा भाई DC है, हमारी खाला प्रोफेसर है। मैं उनको तकती थी कि हाँ वाकई ऐसे भी होता है। वहाँ जाके सर मैंने पहली दफ़ा बॉल पेन देखा। हम डॉलर के उससे लिख के पढ़ के, टाट के स्कूल से पढ़ के, आज माशाल्लाह 40 साल की बलूचिस्तान में सर्विस करने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन मैं इसलिए रुदात बता रही हूँ, आप मुझे ये बताएं कि किसने कहा था कि पाकिस्तान के लिए इतना कर्जा लो? किसने कहा था कि ये क्या हम नहीं पले थे?
क्या हमने MBBS और FCPS नहीं किया? दवात कलम जो डॉलर होता है उसमें पढ़ के नहीं हुए? ये क्यों 80 के बाद हमारे ऊपर ये मुसीबत आई कि हम कर्ज़ों में दलदले दबते चले जा रहे हैं? ये हमारे पंजाब को क्यों समझ नहीं आ रही, हमारे सिंध को क्यों समझ नहीं आ रही, ये पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया? बलूचिस्तान तो था ही तबाह, अब जो आते आते जो है वो औरतों को भी उठाना शुरू कर दिया। ये बजट की बात हो रही थी, सब चीज़ें बातों में पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। मुझे कोई ब्लैक एंड वाइट में ये बता दे कि क्या गुनाह किया 1.5 करोड़ आबादी जो बलूचिस्तान में रहती है कि न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न तालीम है, न रोड है, न चीनी है। अब वो जो मैं बताना चाहती थी, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर गई, जब वो 10 साल मैंने ज़िंदगी के गुजारे सर, हम जहाँ रहते थे वहाँ पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, राशन पे आटा मिलता था, राशन पे चीनी मिलती थी। ये मैं 60 से 70 की बात कर रही हूँ, जहाँ वाले साहब जॉब करते थे। फिर हम पल पड़ गए ना, बड़े हो गए, सब इतने काबिल हो गए कि हम सब 20 ग्रेड के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। लेकिन ये मुझे बताया जाए कि ये 80 के बाद जो पाकिस्तान के साथ तमाशा हुआ है, ये किसका किया हुआ है? क्यों ये इतनी गुर्बत आ गई है? क्यों इतनी महंगाई आ गई है? अब मुझे बताएं कि बलूचिस्तान का एक एक बच्चा कहाँ जाए तो कहाँ? औरतें अगर वो हैं तो औरतों को उठा रहे, पढ़े कैसे, किधर से जॉब लेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अंदोनाक है। आप लोग ज़रा गौर से सोचें और मुझे कोई बताए कि ये मेरे पाकिस्तान पे इतना कर्जा क्यों है। हम बलूचिस्तान ने तो पाकिस्तान को ओन किया था, हमारे लीडरों ने, अताउल्लाह मैंगल साहब ने, मरहूम ने। अब अख्तर जान मैंगल इतने बात करते हैं आके, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हर कोई ऐसे कह देता जी कोई बात नहीं, छोड़ो, क्या 1.5 करोड़ की आबादी? 1.5 करोड़ की आबादी का क्या मतलब है? जो छोटा भाई है वो जैसे सड़े जैसे मरे, आप लोग सब बर्दाश्त करते रहे? ऐसा नहीं करें प्लीज़। हर कोई अपने उसको रिव्यू करे, अपने पॉलिसी को ठीक करें। बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे हैं, पंजाब ने भी पाला है, सिंध ने भी पाला है, लेकिन मैं एज ए पढ़ी लिखी खातून यही कहना चाहूँगी कि अपने पॉलिसियों को रिव्यू करें, हक को हकूक, हकदार को हकूक दें, सबके साथ इंसाफ करें, नाइंसाफ़ी ख़त्म करें। और ये जो पैसों का मामला है, ये बजट का मामला है, प्लीज़ ऐसा कर लें कि ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं आपस में मिल के कोई ऐसा अदारा बना दें, कोई डोनेशन ले लें और पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म करें। मेहरबानी। शुक्रिया। सैयद महमूद शाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आपके इल्म में हो कि कल एक दिलखराश वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में पेश आया है, जिसमें 3 अफराद कत्ल किए गए हैं इंतहाई बेदर्दी के साथ। उसकी इंतहाई शदीद मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस वाक़या की आज़ादाना तहकीकात की जाए और जो मुल्ज़िमान है उसे सज़ा दी जाए, ताकि इस किस्म का फिर दोबारा वाक़या पेश ना हो। शुक्रिया। शुक्रिया। मोहतरमा सायरा बानो साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरे साथियों ने इसी वाक़े पे बात करनी थी, इन्होंने कर ली बहुत तफसीली। मतलब सब कुछ, हर चीज़ की कमी है वहाँ पर, भूख, अफलास, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोज़गार नहीं, लेकिन जुल्म की ज़्यादती है वहाँ पर। मतलब कि वहाँ पर बर्बरियत इतनी ज़्यादा, और मतलब मुझे नहीं यकीन कि हम इसके किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। इंसाफ की आई एम सॉरी मुझे उम्मीद नहीं है। स्पीकर साहब, ये दूसरा जो है, कल हमारे एक बहुत बड़े इदारे नैब के सरबराह ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन साथ उन्होंने एक सवालिया निशान छोड़ दिया कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, नैब एहतसाब तो था, बट वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक इदारा बनाया गया था, अपने मुखालफिन को दबाने के लिए और डराने के लिए। लेकिन जो उन्होंने एक बयान दिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अदलिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी तहकीकात की जाए कि इतने बड़े इदारे के सरबराह को कौन धमका रहा है, कौन उनको दबाव में ला रहे हैं कि ये इस पे मुकदमा बना जाए और इस पे, और वो मजबूर होकर कि शायद उनको अपनी जान की भी फ़िक्र होगी, उन्होंने इस्तीफ़े को ज़्यादा वो समझा। तो प्लीज़ मतलब मेरा यही था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना कि प्लीज़ इसकी वो तहकीकात करवा ली जाए। मोहतरमा नसीबा चन्ना साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। अभी हमारी बहन ने बात की, मुहतरमा डॉक्टर शहनाज साहिबा ने, मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का भी, जो बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ है तो ये बड़ा संगीन वाक़या है। इवन कौन सा भी सूबा हो, पाकिस्तान के अंदर हर सूबे में इंसाफ होना चाहिए,
हर सूबे में काम होना चाहिए, हर सूबे में लोगों को लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। मगर मेरी बहन ने जो सिंध का नाम लिया, अभी मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि ये वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है, हमें खुद दुख हुआ है, क्योंकि वो जो वहाँ पर हो रहा है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमें हर सूबे से हमदर्दी है। मगर सिंध के लिए जो आपने नाम उठाया, जो भी यहाँ पर बात करता है तो पहले सिंध का नाम लेता है। सिंध ने कौन सी तकलीफ दी है किसी को? आप हमें ज़रा बताएं तो सही। सिंध तो किसी का नाम नहीं लेती है, सिंध तो हर सूबे के साथ हमदर्दी भी करती है, हर सूबे का एहतराम भी करती है। मगर फिर भी हर इंसान जब भी कोई यहाँ मेरा मेम्बरान होकर बात करता है तो सिंध का नाम लेता है। तो सिंध के अंदर जो सिंध की गवर्नमेंट काम कर रही है वो किसको नजर नहीं आ रही है? सिर्फ खामियां नजर आ रही है, खूबियां नजर नहीं आ रही है। थैंक यू जी। जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो मैं जो बलूचिस्तान में अंदोनाक वाक़या एक हुआ है, ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान आज 75 साल गुजरने के बावजूद आज भी 1400 साल पहले जब बच्चियों को नमक चटाकर मार दिया जाता था, उसी किस्म की सोच रखने वाले आज भी इस तरक्की याफ्ता पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक तरफ तो हमें शिकायत अदारों से रहती है कि वो किसी न किसी हवाले से, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से, चाहे वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटीज़ हो या कोई माशरे के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ हो, उस बुनियाद पर गिरफ्तारियां होती हैं और सालों उनका पता नहीं चलता। वो दुख तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ वो जहनियत रखने वाले लोग आज भी इस पाकिस्तान में बदकिस्मती से मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी निजी जेलें कायम कर रखी हैं और ज़माने जाहिलियत वाला आज भी कहीं ना कहीं दौर मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान को बदनामी से बचाने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि ये सोच पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की सोच नहीं है, ये सोच पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं है, लिहाजा इस किस्म के इक़दामात को रोकने के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएं। उसके साथ साथ स्पीकर साहब, जब मैं आ रहा था कराची से, तो जो मिनी बजट इस वक्त पास किया गया है, पाकिस्तान में जो हमारा आइन और कानून और तरीक़ाकार है, वो 5 लाख 20 लाख आमदनी करने वाले लोग भी ग्रोसरी की दुकान से जाकर उसी कीमत पर चीज़ें खरीदते हैं, और जो 25,000 और 30,000 रुपए जिसकी माहाना आमदनी है वो भी ग्रोसरी और गोश्त उसी कीमत पे खरीदता है। गरीब और अमीर के लिए कोई यहाँ पे ऐसा निज़ाम नहीं कि गरीबों को कोई सब्सिडीज दी जाए। अगर कोई मोटरसाइकिल रखता है तो उस कम अज़ कम मोटरसाइकिल चलाने वाले को पेट्रोल की कीमत के ऊपर कोई ऐसी सब्सिडीज दी जाए कि चले, गाड़ी वालों को ना दें, लेकिन जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है गरीब तबका, उसके लिए कम से कम फैसिलिटीज दी जाए। हमें कहा लोगों ने अपने हल्के से, जब मैं आ रहा था तो आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो ये पैगाम दीजिएगा कि गरीबों की तरफ से ये मैसेज था कि जल गया अपना नशेमन तो कोई बात नहीं, देखना यह है कि अब आग कहाँ लगती है। तो इससे पहले कि ये आग उन घरों तक और उन महलों तक पहुंचे कि जो आज सुकून की नींद सो रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ दिया हुआ है। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेंट देखा, IMF की सदर दे रही थी कि पाकिस्तान एलीट क्लासेस के ऊपर सब्सिडीज को खत्म कर दे। एक वो अदारा जो हमें कर्ज भी दे रहा है, साथ मशवरा भी दे रहा है, लेकिन हमने ये तहिया कर रखा है कि ना हम बेहतरी की तरफ जाने के लिए कोई इक़दामात उठाने के लिए तैयार हैं और ना शायद हम उस तरफ जाना चाहते हैं। वरना पाकिस्तान में ऐसे अदारे मौजूद हैं जो पिछले 40 साल से वाइट एलिफेंट की हैसियत रखते हैं।
अरबों खरबों रुपए उन अदारों को आज अदा किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई फैसला ना पिछली हुकूमतें कर पाई न आज की हुकूमत कर पा रही है। आज भी अगर उन अदारों के बारे में कोई फैसला किया जाए जो मुसलसल तसलसल के साथ नुकसानात का बायस बना है और जो कौमी खजाने पे एक बोझ बना है, हम अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उन अदारों को हमने प्राइवेटाइज किया जो पहले से मुनाफा दे रहा था, बजाय इसके कि उन अदारों को हम प्राइवेटाइज करते, उन अदारों को हम निजी लोगों को देते जो अदारा नुकसान में जा रहा था। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमारे यहाँ एक जागीरदाराना सोच, सनतकारों का एक गठजोड़ है और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। वो किसी कीमत पर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन होता देखना नहीं चाहती। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों मैंने कराची में जो हालात थे उसके बारे में कहा था कि कराची में टेलीफोन आ रहे हैं मुस्तकलिफ लोगों को और वो ब्लैकमेल करते हैं पुलिस वाले जाली बनकर। यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने वो नंबर नोट किया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक माह में तकरीबन 25 से ज्यादा वाकयात इस किस्म के रूनुमा हो गए। आज जो हमें प्रोटेक्शन देने वाले अदारे हैं, जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अदारे हैं, हमने संजीदगी से उसके ऊपर गौर नहीं किया। कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है उस पे उस तरह से हमने गौर नहीं किया, उसको उस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उसको आज तक सेफ सिटी का दर्जा नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि वहां पे पुलिस के हेड ऑफिस पे दहशतगर्दों ने हमला किया। 4 घंटे तक वो वहां पे मौजूद रहे। वो अदारा जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, जिसकी तरफ अवाम देखती है, अगर वही इस तरह के सूरत हाल से दो चार हो जाए तो आप बताएं स्पीकर साहब, फिर आम आवाम का, हम जैसे लोगों का, गरीब लोगों का, आम जो माहौल है वहां पे, उसका क्या होगा? अगर वो दहशतगर्द उस पुलिस हेड ऑफिस के बजाय किसी पब्लिक प्लेस पे दाखिल हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता। क्या हम सिर्फ पेशावर के वाक़े के बाद एक बयान दें, दुआ कराएं, फिर उसके बाद कराची में वाक़या हो, फिर मरहूमिन के लिए दुआ कराएं और बयान दें, और इससे आगे हम नहीं जा सकते। स्पीकर साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जिस मोड़ पे है उसके लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है, और इसके खात्मे के लिए हर बड़े शहर को कम से कम सेफ सिटी का दर्जा दिया जाए। सीसीटीवी फुटेज जो हासिल की जाती है, कैमरे लगाए जाएं, और वाक़यात होने के बाद उन अदारों के अंदर पेशबंदी ना की जाए, उन अदारों के अंदर उसके बाद मेजर्स ना लिए जाएं, बल्कि वाक़यात से पहले उन तमाम हसास अदारों को, उन तमाम जगहों पे कम से कम सिक्योरिटी के बेहतर माहौल को पैदा करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुअज़्ज़िज़ अरकान, आपकी इतला के लिए कि डिग्री कॉलेज कलात बलूचिस्तान के असातिज़ा और तुलबा हमारी गैलरी में तशरीफ रखते हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं आइटम नंबर 3 करके फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। मोहतरमा ज़ेब जाफर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, टू मूव आइटम नंबर 3। Thank you, Mr. Speaker. On behalf of Senator Azam Nazir Tarar Saab, Minister of Law and Justice, to introduce a bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2023. A bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2023 stands introduced. Item number 4. Mohtarama ज़ेब जाफर, Parliamentary Secretary, to move item number 4. Thank you, Mr. Speaker. On behalf of Mr. Ahmed, On behalf of Ahmed Hussain Deher Saab. On behalf of Ahmed Hussain Deher, Chairman Standing Committee on Interior, to move that the delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill to establish the Forensic Science Agency in the Islamic Capital Territory for forensic examination of document, materials, equipments, impressions of other objects
the Islamabad Capital Territory Forensic Science Agency Bill 2022 till today be condoned. थैंक यू। अहमद हुसैन डेढ़ साहब तशरीफ ले आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको पेश करें। आइटम नंबर 4, मिस्टर अहमद हुसैन डेढ़, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर, टू मूव आइटम नंबर 4। आइटम नंबर 4 डेढ़ साहब जी सर, मूव कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ये वाला करना है जी, टू मूव दैट द डिले इन द प्रेजेंटेशन of the report of standing committee on the bill to establish the forensic science agency in the Islamabad capital territory for the forensic examination of documents, materials, equipments, impressions of other objects, the Islamabad capital territory forensic science agency bill to 2022 till today be condemned. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 5, Mr. Ahmad Hussain Dar, Chairman Standing Committee on Interior, to move item number 5. To present the report of the Standing Committee on the bill to establish the Forensic Science Agency in the Islamabad Capital Territory for forensic examination of documents, materials, equipments, impressions of other objects, the Islamabad Capital Territory Forensic Agency Bill 2022. The report of the Standing Committee on the bill to establish the Forensic Science Agency in the Islamabad Capital Territory for forensic examination of documents, material, equipment, impression of other objects, the Islamabad Capital Territory Forensic Science Agency Bill 2022 stands presented. Item number 6, Sheikh Fiazuddin, Chairman Standing Committee on Overseas Pakistanis and Human Resource Development, to move item number 6. शुक्रिया जनाब स्पीकर। पहले तो मैं ये एहतजाज करता हूँ कि दफ्तर ने मुझे ना कोई फाइल दी है और ना मुझे बताया गया है कि मैंने ये रिपोर्ट पेश करनी है। बहरहाल ये बहुत बुरी बात है, उनको चाहिए कि अपडेट किया करें। आपके पास तो पूरा अमला है, आप उस पर एक्शन लें अगर किसी ने आपको बे नहीं किया। सर अमला बराह रास्त आपके बात है। सर मुझे अख्तियार दें तो मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब अच्छी तरह आप लिख कर भेजें, जो भी आपकी शिकायत है, विल टेक एक्शन। जनाब शेख फयाजुद्दीन साहब। Sir, I beg to submit that the Human Resource Department to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979. The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Immigration Ordinance 1979, the Immigration Amendment Bill 2023 stands presented. जनाब रमेश कुमार वाकवानी साहब। शुक्रिया सर। सबसे अहम इस वक्त जो टॉपिक है वो है मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क की इकोनॉमी। मेरी बहुत इसके ऊपर सर गहरी नज़र रहती है और मैं अमूमन जब भी ऐसे हालात होते हैं तो मैं उसके लिए पहले बताता हूं कि ये चीज़ें हम इस गलत डायरेक्शन के ऊपर जाते हैं, और मैं असेंबली में भी बात करके बताता हूं और मैं लिख के भी बताता हूं। हमारा ये माहौल कब ख़राब हुआ? जब अमेरिकन फ़ौज का इनखला हुआ अफ़गानिस्तान से, जिसके लिए हम तालियां बजा रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उस टाइम से ख़राब हुआ। मैंने उस टाइम पे भी यहाँ पे भी बात की थी और उस टाइम पे भी लिखा था कि हमें अपनी मुल्क की अपने इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर देखना चाहिए, हमें उस इश्यूज़ के ऊपर नहीं देखना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरी उस अफगानिस्तान की सपोर्ट के पीछे बैठ जाएगी। और वो मैंने उसी टाइम कहा था जब ये चीज़ें हो रही थी, मगर किसी ने उस चीज़ को वजन नहीं दिया। अगर उस टाइम पे ये सोचा जाता, उस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर 124 रुपए का डॉलर था और पाकिस्तानी रुपीस में रोजाना मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीस वहां जाते थे और पाकिस्तानी डॉलर वहां पे 170 में परचेज होता था फ्रॉम काबुल, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर वो पेशावर में 178 का डॉलर बिकता था। और आज 124 का अफगानिस्तान का डॉलर आज वहां पे 90 रुपीस का एप्रिशिएट हुआ है। अफगानिस्तान का रुपी 124 से 90 पे पहुंच गया है। और पाकिस्तान का रुपी जो यहां पे इस वक्त 170 का उस वक्त था, आज यहां पे 265 270 का पहुंच चुका है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। मगर अगर अफगानिस्तान जाओ तो अफगानिस्तान उसको मिलियंस 5 मिलियन डॉलर रोजाना आपके जो है वो स्पोर्ट्स के जरिए जा रहे हैं। आपके पास लिक्विडिटी कम हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन के लिए बॉर्डर बंद हो जाते हैं, एक दिन के लिए खुल जाते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले मैं शुमाली वजीरिस्तान गया था, वहां पे मैंने जीओसी के सामने बात की, फिर मैंने आके यहाँ पे बताया कि आपने फाटा के साथ जो कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, और ये वक्त आएगा ये बंदे फिर डॉलर के पीछे, ये दहशतगर्दी दोबारा आपके मुल्क में आएगी। आपने जो कुर्बानियां दी हैं वो कुर्बानियां आपकी ऐसे रायगान चली जाएंगी। आपने सिर्फ फाटा को केपीके के साथ एक सैंपल के तौर पर इकट्ठा किया, मगर कभी भी उनके फ्री जोन की बातें कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, हम ये करेंगे, उसके लिए फलाह के लिए काम करेंगे, मगर कभी किसी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया, चाहे माजी में चाहे अभी। और आज केपीके सिर्फ नहीं, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आज इंटरनेशनल टूरिस्ट कैसे आ सकते हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज्योग्राफी चलाएगी। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी चलाएगी, मगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी तब चलाएगी कि पाकिस्तान के अंदर अमन होगा। मगर क्या पाकिस्तान के अंदर हम अमन पैदा कर सके हैं? हमने कभी इसके ऊपर गौर किया है? एक हमारे लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। दूसरा, आ गई इकोनॉमिकली सिचुएशन। जब भूख और बेरोजगारी बढ़ेगी, जब किसी बाप के या के बच्चे जब भूख से बैठेंगे तो वो क्राइम से नहीं अब कहेगा, वो कहेगा क्राइम हो कम से कम मेरे वहां पे बच्चे मरे, इधर से मुझे मार मिलेगी, मैं खाऊंगा मगर कम से कम अपने बच्चों के लिए करूं। मगर कभी भी इकोनॉमिकली, और आज नहीं, मैं 2002 से कहता आ रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकली इश्यूज को टैकल करने के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टैकल करने के लिए हमें एक कंसोर्शियम बनाना चाहिए, जो कंसोर्शियम ऑल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बेस करता हो। जब तक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, आज भी मैं आपको सर, मैं 2 मिनट, उस दिन भी मैंने बजट के ऊपर बात नहीं की, मैं कभी भी इररिलेवेंट बात नहीं करता। वाइंड अप कर। अच्छा, आज भी अगर हमें सोचना चाहिए कि IMF हमसे कमिटमेंट लेता जाएगा, हम कमिटमेंट पूरी करते जाएंगे, मगर जब तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके लिए न्यू डिमांड्स आएगी। मैं आज भी कहता हूं आपके लिए 3 डिमांड्स आ रही है। शुक्रिया। आज भी आपके बिजली के लॉसेस के लिए आपको कहेंगे आप ये करो, आपको कहेंगे कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आपका तब हम आगे बढ़ाएंगे जब आप अपना कमिटमेंट कंट्रीज के देंगे। मेहरबानी करके जो इकोनॉमिकली जो इश्यूज हो गए हैं मुल्क के, उसके लिए जब तक आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी बिजनेसमैन को बिठा के, आज आपने मिनी बजट के अंदर हर टैक्स लगाया, क्यों नहीं कमर्शियल बैंक के ऊपर? डॉक्टर साहब खुद ने कहा था कि कमर्शियल बैंक के ऊपर मैं फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट्स के ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा, क्यों उसको रियायत दी गई? क्यों वो बड़े ट्रेडर्स जिसके ऊपर जो ओवर टैक्स लगना चाहिए था, क्यों उसको जो रियायत दी गई? थैंक यू डॉक्टर साहब, वाइंड अप कर लीजिए। लास्ट में एक मिनट में, अच्छा, आज भी जो लॉसेस, आप बिजली लॉसेस की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उसकी सब्सिडी के ऊपर, जो बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देते हैं, आपका पॉइंट आ गया। हमें, आपकी मर्जी है सर, मैं
मैं मोहतरमा शाइस्ता परवेज साहिबा, मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं आपकी भी और तमाम हाउस की तवज्जो एक इशू की तरफ दिलाना चाहूँगी। डेरा इस्माइल ख़ान की गोमल यूनिवर्सिटी का कुछ दिन हुए अखबार में एक नोटिफिकेशन आया जिस पे वहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने, वहाँ की स्टूडेंट्स बॉडी ने, वहाँ के रेक्टर ने, वहाँ के तमाम लोगों ने साइन किया हुआ है। जनाब स्पीकर, उसमें लिखा हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी की बच्चियां हैं उनको उनके क्लासरूम्स तक महदूद किया जाता है और उनको उनका जो एक कॉमन रूम है सिर्फ एक, वहाँ तक महदूद किया जाता है और उनको इजाज़त नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में बाहर निकलें या फिरें या बात करें। जनाब स्पीकर, ख़वातीन ने बहुत मेहनत और बहुत जद्दोजहद के साथ और बहुत मुश्किल से वो मुकाम हासिल किया है जहाँ वो आज शाना बशाना अपने भाइयों के, अपने बेटों के, उनके साथ मिल के कौम और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही हैं। जनाब स्पीकर, ये एक सोच है। हमें बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को तरबियत दें और उनको औरत का एहतराम और इज़्ज़त करनी सिखाएं, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, हम बल्कि ख़वातीन को महदूद कर रहे हैं, उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। आज उनको यूनिवर्सिटी के कमरों में महदूद किया जा रहा है, फिर उनको कहा जाएगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ ना आएँ, फिर उनको कहा जाएगा कि वो घर से ना निकलें। ये एक सोच है, उस सोच के ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना चाहिए। मैं आपकी और पूरे हाउस की तरफ से इस बात पर प्रोटेस्ट करती हूँ। स्पीकर साहब, आप भी तवज्जो नहीं दे रहे तो औरत को कहाँ तवज्जो मिली? आपके वो पॉइंट का पूछ रहा था। मेरा आई वुड लाइक कि आप यू टेक नोटिस ऑफ दिस, क्योंकि ये पाकिस्तान के अगर एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो ये इट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम। हमें इसको आज रोकना होगा, हमें आज इसका सदबाब करना होगा। अगर हम आज बैठ के ये सोचते रहे कि ये आग हमारे घर तक नहीं आ रही तो ये आग बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है और हम आज अफ़गानिस्तान में लड़कियों को तालीम ना देने पर तड़प भी रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ये बात हमारे अपने घर आती है तो हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। आई वुड लाइक यू टू टेक नोटिस ऑफ दिस एंड आप पूछें कि ये क्या है और ये क्यों हुआ है, बजाय वहाँ माहौल बेहतर करने के, वहाँ लड़कियों को और लड़कों को को एग्जिस्ट करने देने के बजाय अगर आप इस तरह की कदगने लगाएंगे तो ये आने वाले वक्त के लिए ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल दौर होगा। एंड वी विल नॉट कंसीड द स्पेस विच हैज़ बीन गिवन टू अस। हमने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है और आई प्रोटेस्ट एंड आई वुड लाइक कि यहाँ जितने मेरे मेंबर्स बैठे वो इसका सदबाब करें। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया मोहतरमा शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। आपने जो नुक्ता उठाया है, मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन जो है, इस पे जो है वो एक रिपोर्ट जो है हमारे सामने पेश करें ताकि हम हाउस के सामने रखें उसको। जी, नेक्स्ट हैं जी मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं भी एक अहम मसले की तरफ आपकी भी और इस मुसलमानों की जो ऐवान है इसमें मैं एक अहम जो बहुत ही अहम है उसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हुआ ये है कि एक तरफ ये बातें हो रही है कि यूनिवर्सिटियों में लड़कियों को दाखिला नहीं दी जा रही है, तो दूसरी तरफ मैं शर्म भी महसूस कर रहा हूँ, दुख भी कर रहा हूँ और साथ साथ अफसोस भी कर रहा हूँ कि एक इस्लामी मुल्क में
इस तरह क्यों हो रहा है, ये जरूरत किस तरह वो कर रही है। मैं आपकी तवज्जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की परचम, तो मैं वो पर्ची की अल्फाज भी दोहरा रहा हूँ कि अंग्रेजी पर्ची में उसने किस तरह अल्फाज, उसे सवाल किस तरह सवाल किया है। अगरचे है शर्म की बात है, लेकिन मैं इस ऐवान के सामने पाकिस्तानियों को सुनाना चाह रहा हूँ कि वही यूनिवर्सिटियाँ जो हम अपने बच्चों को लाखों रुपए फीस अदा करके वहाँ दाखिल करते हैं और उस पर फख्र भी करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, पर्चा में सवाल किया जा रहा है, जूली और मार्क बेन बाई हैं, वो कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस में इकट्ठे सफर कर रहे हैं। एक रात वो साहिल समंदर पर एक केबिन में इकट्ठे गुजारते हैं। वो ये फैसला करती है कि ये रात अगर वो प्यार करने में गुजार दे तो ये बड़ा पुरलुत्फ काम हो सकता है। कम अज कम ये इनके लिए एक नया तजर्बा तो होगा। जूली पहली ही माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती थी और मार्क कंडोम अपने साथ रखता था ताकि हिफाजती इकदाम बरकरार रहे। ठीक है मौलाना साहब, आपका टाइम आ गया, आपके आ गया सब पॉइंट जी। ये गैर इखलाकी बात है, इसकी मजम्मत हो चुकी है, सब लोग करते हैं। जनाब मोहसन दावड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड आप महनाज साहबा, 1 मिनट। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, आप खत्म कर लें बात, लेकिन वो क्या ओके। स्पीकर साहब, मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूं और इस ऐवान से मैं मुतालबा करता हूं कि इसके इंक्वायरी की जाए और इसको बंद किया जाए। ये हमारी माशरा को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये एजेंट है अमेरिकियों की, मगरिब के एजेंट है, यहाँ बैठे हैं। लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को इसमें दाखिला न दे। मोहतरमा महनाज अकबर अजीज साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं इस ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ जो इस वीकेंड पे एक वाक़या हुआ H9 के समाज से महरूम बच्चों के स्कूल में, और वहाँ एक कारी साहब थे जिन्होंने डंडे से मारा बच्चों को, इतना मारा कि वो डंडा टूट गया उनके हाथ के ऊपर। वो कॉलेज के स्टूडेंट थे और पहले तो रात को मारा, फिर सुबह जिस तरीके से उन्होंने जगाया, बाल नोचे, गर्दन दबाई, ये कोई और ये बात मैं यहाँ पर बावर करना चाहती हूँ कि सर बातचीत हो रही है इधर, ये बात मैं बावर करना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी जिस्मानी तशद्दुद के ख़िलाफ़ बिल आ चुका है और उसके रूल्स भी अप्रूव हो चुके हैं। तो हमारी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ को इसके मुताबिक इसका हवाला देते हुए उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आज मैं आज उस स्कूल में गई थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आज उस स्कूल में गई थी, मेरी उधर डायरेक्टर साहब से बात हुई, तो मैंने एक और अर्ज़ करनी है आपको। इमरान खान की बाकियात मुझे याद आ गई, शफकत महमूद की बाकियात मुझे याद आ गई। वो स्कूल, उस स्कूल को एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर होना चाहिए, वहाँ उसातिज़ा थे, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उस स्कूल को डाल दिया ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री के अंडर में। ये क्या डिफरेंटली एबल बच्चे जो होते हैं उनको फेंक के आप अलहदा तो नहीं करते हैं, आप उनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करते हैं। वहाँ इतना प्यारा बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि हुकूमत ने इक़्तिदाम ले लिया है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने, और उन कारी साहब को सस्पेंड कर दिया है। मगर यह है सर, लेकिन यह है कि इन स्कूलों को जो हमारे डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए है, इनको आप अलहदा मत करिए और एजुकेशन मिनिस्ट्री में ही रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोहतरमा नाज बलोच साहिबा।
थैंक यू स्पीकर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। स्पीकर साहब, मैं तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इस बारखान वाले वाक़ये की तरफ। मुझसे पहले भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो है इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही दिलखराश वाक़या जो बारखान में पेश आया, एक माँ अपने बच्चों को बाजियाब कराने की फ़रियाद जो है वो जब पहुँचा रही थी आला तरीन इदारों तक, तो ऐसे में उस माँ समेत उसके बच्चों को तशद्दुद करके सफ़ाकी के साथ जिस तरह से जो दिलखराश वाक़या हुआ और उसके बाद जिस बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए स्पीकर साहब बहुत कम है। और चूँकि ये वाक़या कहीं पर भी होता, पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह होता, तो हमारा वही तकलीफ़ हमें होती, लेकिन स्पीकर साहब ये वाक़या मेरे बलूचिस्तान में हुआ है, जहाँ पे हमारी माएँ, हमारी बहनें बहुत डिप्राइव्ड हैं। उनको अपने बुनियादी हकूक़ जो है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स तक मुहैया नहीं हैं। बलूचिस्तान की ख़वातीन आज भी तालीम से महरूम है और मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे बलूचिस्तान के बच्चों के हाथों में कलम नहीं है। आज भी हम बलूचिस्तान के मासूम बच्चों के और तालिब इल्मों के, बलूचिस्तान की ख़वातीन, माँ और बहनों की बुनियादी हकूक़ के लिए अगर पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो स्पीकर साहब ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। और इसका मकसद ये हुआ कि बलूचिस्तान को जिस तरह सालों से इग्नोर किया गया, आज भी मेरा प्यारा बलूचिस्तान वैसा ही इग्नोर होता जा रहा है। अफसोस तो इस बात का है कि जहाँ पे हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ लोग एक आस और उम्मीद से देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज बलोच साहब वाइंड अप कीजिए जी प्लीज। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब मैं गुजारिश ये कर रही थी कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ अवाम एक उम्मीद की नज़र से जाती है और तवक्को करती है कि वहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ, वो बड़ी खौफनाक ख़बरें आ रही हैं। अगर अवाम अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथों उनकी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, लम्हा फ़िक्रिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें इस पूरे मामले की तहकीकाती रिपोर्ट, और पहले तो तहकीकात की जो है के लिए आप इस पर अपनी रूलिंग्स दें, और तहकीकात के बाद इसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने लाई जाए, क्योंकि
क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का मामला है और इसी तरह के दिलखराश वाक़ये जब होते हैं तो दुनिया भर में पाकिस्तान की एक नेगेटिव जो परसेप्शन है वो बढ़ता जाता है। हमें न सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि हम अमन पसंद लोग हैं, बल्कि हमें बुनियादी तौर पे अपने ख़वातीन को, अपने लोगों को महफूज करके ये साबित करना होगा कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री एंड वी आर पीस लवर पीपल। थैंक यू। शुक्रिया। यह सूबाई हुकूमत का मामला है, उनसे वफाक जो है वो रिपोर्ट ले रहा है इस मामले की। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुमा 24 फरवरी 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।